This is a story of how a country became a colony of the British and then how did this British colony became a nation। तो इसकी शुरुआत होती है 15th सेंचुरी में जब ऑटोमन एम्पायर द्वारा रोमन एम्पायर की कैपिटल कॉन्स्टेंटिनोपल पर कब्जा कर लिया जाता है, जिसकी वजह से यूरोप और एशिया के बीच में एकमात्र डायरेक्ट सी लिंक टूट जाता है। और ये वो समय होता है जब पूरा यूरोप एक अलग ही मूड में चल रहा होता है और वहाँ पर अलग अलग साइंटिफिक डिस्कवरीज हो रही होती है। हमारी मॉडर्न डेज की बहुत सारी डिस्कवरीज इसी समय की हैं, जैसे कि कोपरनिकस का हेलियोसेंट्रिक मॉडल, जिसने हमारी स्पेस रिलेटेड अंडरस्टैंडिंग को पूरी तरह से रिवोल्यूशनाइज कर दिया। क्योंकि इस मॉडल से पहले ये माना जाता था कि हमारी धरती पूरे यूनिवर्स का सेंटर है। और इसके अलावा प्रिंटिंग प्रेस और माइक्रोस्कोप जैसे इंस्ट्रूमेंट की इन्वेंशन इसी समय हुई थी। और इसी समय के दौरान यूरोपियन ट्रेवलर्स दुनिया के अलग अलग कोने में जाते थे और अनडिस्कवर्ड प्लेसेस को ढूंढते थे। और 1498 में वास्को डी गामा, जो कि पोर्चुगीज ट्रैवलर था, उसने पहली बार यूरोप से लेकर एशिया तक का एक अल्टरनेटिव सी लिंक ढूंढा। तो इस सी रूट में अगर किसी को यूरोप से इंडिया तक आना है तो उसको रेड सी से जाने के बजाय अफ्रीकन कॉन्टिनेंट का पूरा चक्कर लगाना पड़ता था। और इन्हीं सी रूट्स का इस्तेमाल करके इंडिया में टोटल 4 यूरोपियन पावर्स दाखिल हुई, जिसमें इंडिया में आने वाली सबसे पहली यूरोपियन पावर और इंडिया से जाने वाली सबसे आखिरी यूरोपियन पावर पोर्चुगीज थी। और इसके बाद आए डच, फिर आए ब्रिटिश और सबसे आखिर में फ्रेंच। पोर्चुगीज ने इंडिया में अपने पैर जमाने की कोशिश तो की, लेकिन ये इसमें कामयाब नहीं हुए। इनकी सबसे पहली फैक्ट्री कैलिकट में थी और इसके अलावा इनके और भी इम्पोर्टेंट ट्रेडिंग सेंटर थे, जैसे कि कोचिन, गोवा और दमन एंड दीव। और पोर्चुगीज के इंडिया पर रूल के दौरान 2 पोर्चुगीज गवर्नर ऐसे थे जिनका रोल बहुत ही इम्पोर्टेंट माना जाता है, जिनके नाम है फ्रांसिस्को डी अल्मीडा और अल्फोंसो डी एल्बुकर्की। जो पहला पोर्चुगीज गवर्नर था, यानी कि अल्मीडा, उसने ब्लू वाटर पॉलिसी को इंट्रोड्यूस किया। और वहीं पर एल्बुकर्की, जो कि दूसरा पोर्चुगीज गवर्नर था, उसने गोवा को अनेक्स किया। लेकिन धीरे धीरे ये एम्पायर बिखरता ही चला गया, और जिसका सबसे बड़ा कारण था पोर्चुगीज की रिलीजियस पॉलिसी। अब जो पोर्चुगीज थे वो क्रिश्चियन थे और वो कैथोलिक चर्च को मानते थे, और जहाँ पर भी वो जाते थे वहाँ पर वो लोगों को क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट करने की कोशिश करते थे। और यहाँ तक कि उस समय के पोर्चुगीज एम्पायर के राजा ने फ्रांसिस जेवियर को एशिया में भेजा ताकि वो वहाँ पर क्रिश्चियनिटी को स्प्रेड कर सके। और यही रिलीजियस परसिक्यूशन की पॉलिसी ने पोर्चुगीज एम्पायर के लिए फाइनल नेल इन द कॉफिन का काम किया, जिसकी वजह से ये एम्पायर इंडिया के वेस्टर्न कोस्ट पर ही सिमट कर रह गया। और इंडिया में दाखिल होने वाली दूसरी यूरोपियन पावर थी डच, जो कि इंडिया में कुछ खास नहीं कर पाई। और बाद में ब्रिटिश ने इनके साथ एक स्ट्रेटेजिक अलायंस किया, जिसमें ब्रिटिश ने इंडोनेशिया पर अपने क्लेम को वापस ले लिया। और तीसरी यूरोपियन पावर जो इंडिया में एक ट्रेडिंग कंपनी के तौर पर आई थी, वो थी ब्रिटिश। और जब 1608 में कैप्टन विलियम हॉकिंस हेक्टर नाम के शिप में बैठकर जहांगीर के कोर्ट में सूरत में एक फैक्ट्री खोलने की परमिशन लेने के लिए पहुंचे, तो उस वक्त कोई ये बात नहीं जानता था कि ये ट्रेडिंग कंपनी आने वाले 200 साल तक भारत को अपना गुलाम बनाकर रखेगी। जब ब्रिटिश इंडिया में दाखिल हुए थे तब मुगल एम्पायर अपनी चरम सीमा पर था, इसलिए ब्रिटिश ने उस वक्त अपने आप को एक ट्रेडिंग कंपनी की तरह दिखाया और सही मौके का इंतजार किया। लेकिन इस दौरान ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपने उन सभी दुश्मनों को खत्म किया जो इसके रास्ते में रुकावट बन सकते थे, और जिसमें सबसे बड़ी रुकावट थी फ्रेंच, जो कि खुद इंडिया पर रूल करना चाहते थे। जिसके साथ ईस्ट इंडिया कंपनी ने 3 वॉर्स लड़ी, जिनको कर्नाटिक वॉर्स भी कहते हैं, जिसमें पहली थी बैटल ऑफ सेंटोन 1746। और ये वॉर इसलिए हुई थी क्योंकि फ्रेंच मिलिट्री कमांडर डुप्ले ने मद्रास पर कब्जा कर लिया था, जो कि उस समय ईस्ट इंडिया कंपनी का एक इम्पोर्टेंट ट्रेड सेंटर था। और दूसरी बैटल थी बैटल ऑफ अंबर, जो कि 1749 में हुई थी। और सबसे आखिर में होने वाली बैटल थी बैटल ऑफ वांडीवॉश, जो कि 1760 में हुई थी। और ये तीनों बैटल्स प्रॉक्सी वॉर की तरह लड़ी गई, जिसमें ब्रिटिश और फ्रेंच अपने अपने कैंडिडेट्स को सपोर्ट कर रहे थे। पर अंत में ब्रिटिश ने फ्रेंच को हरा दिया और फ्रांस का इंडिया पर रूल करने का सपना ही रह गया। और इसी के साथ ईस्ट इंडिया कंपनी पूरे इंडिया के लिए एक अकेली दावेदार रह गई। अब इस दौरान बहुत सी चीजें ऐसी हो चुकी थी जिसकी वजह से इंडिया अंदर से कमजोर हो चुका था। इस समय तक औरंगजेब की डेथ हो चुकी थी, और ये मुगल एम्पायर वो मुगल एम्पायर नहीं था जब ब्रिटिश इंडिया में आए थे। और 1739 की बैटल ऑफ करनाल ने ब्रिटिश के हौसले को और भी मजबूत कर दिया। इस बैटल में नादिर शाह, जो कि एक पर्शियन रूलर था, उसने पूरी दिल्ली को तहस नहस कर दिया था और मुगल एम्परर को बंदी बना लिया था। ये सब देखकर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी बहुत ही खुश हुई और उसे ये लगा कि ये बिल्कुल सही मौका है, जिस मौके का इंतजार वो सालों से कर रही थी। और यहाँ से स्टार्ट होती है ब्रिटिश की इंडिया पर रूल की स्टोरी। ब्रिटिश ने सबसे पहले अपना कब्जा किया बंगाल पर, उसके बाद मैसूर,
फिर पंजाब, धीरे धीरे एक एक करके सभी राज्य गिरते गए। अब ईस्ट इंडिया कंपनी ने इंडिया पर कब्जा करने के लिए मेनली 2 मेथड्स का इस्तेमाल किया। पहले मेथड से लड़ाइयों के थ्रू राज्यों को जीता गया। अब जिन राज्यों को लड़ाइयों के थ्रू जीता गया उनमें बंगाल, मैसूर और पंजाब जैसे राज्य शामिल थे। और दूसरा मेथड जिसका इस्तेमाल ईस्ट इंडिया कंपनी ने किया वो था डिप्लोमेटिक मीन्स, जैसे कि वॉन हेस्टिंग की रिंग फेंस पॉलिसी, लॉर्ड वेलेस्ली का सब्सिडरी अलायंस और लॉर्ड डलहौजी का डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। अब हम ये जानेंगे कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंगाल, जो कि उस समय का इंडिया का सबसे बड़ा राज्य था, उस पर कब्जा कैसे किया। अब हुआ क्या कि 1717 में मुगल एम्परर फर्रुखशाह ने ईस्ट इंडिया कंपनी को फरमान इशू किए थे जो कंपनी को बंगाल में फ्री इंपोर्ट और एक्सपोर्ट करने की परमिशन देते थे, पर कंपनी इनका मिसयूज करने लगी, जिसकी वजह से बंगाल के नवाब की टैक्स कलेक्शन को नुकसान होने लगा, जिसकी वजह से बंगाल के नवाब और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में टेंशंस बढ़ने लगी। और यही टेंशंस आगे जाकर 2 बैटल्स का कारण बनी, बैटल ऑफ पलासी 1757 और बैटल ऑफ बक्सर 1764। इन दोनों बैटल्स में कंपनी ने बंगाल के नवाब और उस समय के इंडिया के मुगल एम्परर शाह आलम II को हरा दिया। बैटल ऑफ बक्सर के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी और शाह आलम II के बीच में एक ट्रीटी साइन हुई जिसको ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद कहते हैं। इस ट्रीटी के अकॉर्डिंग कंपनी को बंगाल, बिहार और उड़ीसा, इन तीनों राज्यों के दीवानी राइट्स मिल गए। तो इस तरह से कंपनी ने बंगाल पर कब्जा किया। बंगाल पर कब्जा करने के बाद ही रॉबर्ट क्लाइव ने बंगाल में डुअल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट लगा दिया, पर बाद में वॉरेन हेस्टिंग ने, जो कि बंगाल के पहले गवर्नर जनरल थे, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के अंडर इस सिस्टम को अबॉलिश कर दिया। और बाद में 1793 में कॉर्नवालिस ने बंगाल में जमींदारी सिस्टम को एक अलग ही अवतार में इंट्रोड्यूस किया। और ये जमींदारी सिस्टम मुगल समय के जमींदारी सिस्टम से बहुत ही अलग था, क्योंकि इसमें जमींदार्स को ही लैंड का रियल ओनर बना दिया गया था, जिसकी वजह से पेजेंट कम्युनिटी के अंदर बहुत ज्यादा गुस्सा था। अब जैसे जैसे ईस्ट इंडिया कंपनी इंडिया के राज्यों पर कब्जा करती चली गई, वैसे वैसे ही इंडियंस के मन में कंपनी के खिलाफ गुस्सा और नफरत बढ़ती चली गई। और फाइनली ये गुस्सा फूटा बहुत सारे रिवोल्ट्स के फॉर्म में, जैसे कि ईस्टर्न इंडिया का सन्यासी रिवोल्ट, तमिलनाडु का पॉलीगार्स का रिवोल्ट, उड़ीसा का पाइका रेबेलियन और मेघालय का पागलपंथी रिवोल्ट। लेकिन ये सभी रिवोल्ट बहुत ही छोटे लेवल पर हुए थे और इनका इम्पैक्ट इतना बड़ा नहीं था कि ये ब्रिटिश एम्पायर की नींव को हिला सके। और ऐसा रिवोल्ट जिसने पूरे ब्रिटिश एम्पायर की जड़ों को हिला दिया वो थी 1857 की सिपाही म्यूटनी, जो कि 10 मई 1857 को मेरठ में हुई थी, जब मंगल पांडे, जो कि 34th इन्फेंट्री का एक यंग सिपाही था, उसने अपने सीनियर ऑफिसर पर गोली चला दी, जिसको फांसी की सजा दी गई थी और जिस कारण पूरी इन्फेंट्री ने अपने ऑफिसर्स के खिलाफ रिवोल्ट डिक्लेयर कर दिया। और इस रिवोल्ट का सिंबल बनाया गया उस समय के आखिरी मुगल एम्परर को, बहादुर शाह जफर। हालांकि इस रिवोल्ट की वजह से इंडिया को आज़ादी तो नहीं मिली, लेकिन इस रिवोल्ट ने सभी धर्मों के लोगों को एक ही बैनर के अंडर इकट्ठा कर दिया और ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इस रिवोल्ट को बहुत ही बुरी तरह से कुचला था। इस रिवोल्ट के बाद ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इंडिया में बहुत सारे रिफॉर्म किए, जैसे कि कंपनी के रूल को खत्म कर दिया गया और इंडिया की रिस्पॉन्सिबिलिटी डायरेक्ट क्राउन को दे दी गई। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 को पास किया गया और गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया की पोस्ट को वाइसरॉय ऑफ इंडिया की पोस्ट में कन्वर्ट कर दिया गया। और ये था इस सीरीज का पहला पार्ट। दूसरे पार्ट में हम देखेंगे कि इंडियन नेशनल कांग्रेस को कैसे बनाया गया और गांधी का इंडिया आना, जिसके बाद पूरे देश में एक मास मूवमेंट खड़ी हो गई जिसने ब्रिटिश को भारत छोड़ने के लिए मजबूर कर दिया।